कटेंगे जीवन जीवन तो कटना ही है। तो एकलाजन से जीवन जीना आप ये पूरा गांव में 16-17 परिवार होंदा छ आप बीच में और उनको तुम जोगाल करना उनका घर को जोगाल करना तो याद नहीं कि पहले कन भीड़ होनी चाहिए गांव में कन रौनक रहनी चाहिए जबकि 16-17 परिवार बीच में 17-85 लोग रोन छ हाँ और इन गाय भी रोन छ गाय भैंस। हाँ हाँ अब तो कुछ भी नहीं दिखोण। हाँ अब मनुष्य देखना भारी मुश्किल होना छन। हाँ हाँ तब हम तय बाजार जान पड़ दू लोग बाग देखना बन। हाँ हम तो एक मन के देखना भी बहुत तरस हो। तो जो मेरे गांव की स्थिति है जब मैं गांव में आया हूं तो लगभग सारा गांव वीरान पड़ा हुआ मुझे नज़र आया। कल रात को जब मैं घर आया था सुनसान पड़ा हुआ है यहाँ पे और गिनती के 2-4 लोग हैं गांव में। और मकानों की आप स्थिति देखेंगे, ये देखिए ये घर एकदम से खंडर सा पड़ा हुआ है यहाँ पे। लगभग सभी लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं मेरे यहाँ से। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे अभी पलायन की क्या स्थिति है? देखिए पलायन तो गढ़वाल का पलायन तो ये समझो कि उत्तराखंड हो चुका है उत्तराखंड। हाँ अब उत्तराखंड की स्थिति देख लो, आप ही लोग देख लो कि सारी जमीन हमारी बंजर पड़ चुकी है जी। जगह जगह जो है झाड़ियाँ हो रखी हैं और बाघ का भी बड़ा खतरा हो रहा है। गांव के बच्चे भी डरे हुए हैं, बूढ़ी औरतें घर में हैं, जवान तो कोई है नहीं क्योंकि कुछ कुछ बूढ़ी औरतें बूढ़े हैं घर में जो कि अपना घर छोड़ नहीं सकते। और इस बाघ के कारण और खेती बंजर होने के कारण उत्तराखंड जो है उत्तराखंड में हो चुका है। यहाँ कोई खेती नहीं है, पाती नहीं है, कोदा नहीं, झुंगोरा नहीं, दाल नहीं, गौत नहीं, भट नहीं, कौड़ी नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। सिर्फ बाजार के चावल खा रहे हैं, मोटे चावल, और उससे शुगर की बीमारी भी हो रही है। अधिक तौर तक तुम्हें जहाँ मिलेंगे शुगर वाले ही मिलेंगे। अगर मैं जलेबी बेचता हूँ गांव में तो लोग कहते मुझे शुगर है। अरे भाई शुगर कैसे हुआ? बाजार का खा रहे, मोटा अनाज तो मिल नहीं रहा है, कोदा झुंगर हमारा सब खत्म हो गया है। तो इस पलायन पे यहाँ पर 2-4 गांव ऐसे हैं जिन पे पलायन नहीं है। जैसे कि ग्राम बकरोड़ा है यहाँ पे। तो ग्राम बकरोड़ा में वो लोग दिल्ली भी रह रहे हैं, कोई देहरादून रह रहा है, मगर वो घर में बराबर आते रहते हैं। मतलब अगर 2 महीने घर में रहेंगे तो 15 दिन देहरादून में रहेंगे या 15 दिन दिल्ली में रहते हैं। मतलब गांव भरा हुआ है बकरोड़ा गांव। प्लस एक कुंडी गांव है जिस गांव में पलायन बहुत कम है। खेती तो बंजर पड़ गई है, खेती तो बकरोड़ा में भी नहीं है, कुंडी में भी नहीं है, पलायन तो सब जगह हो चुका है। यहाँ पर ढमुंड गांव है, बहुत बड़ा गांव है, सारा गांव पलायन है। यही गांव जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, ये तिवारी देख लो कितनी अच्छी तिवारी है। कम से कम इस समय ये कम से कम 30-40 लाख रुपए से कम में नहीं बनेगी। ये खम्भ जो है तोड़ की खम्भ है। ये खम्भ कम से कम एक खम्भ इस समय कम से कम 40,000 में बनेगा। ये डिजाइन नहीं है, नहीं मिलेगा, न मिस्त्री मिलेंगे। तो देखो ये भी ऋणो जीणो हो रहे, सब पलायन कर गए। ये सेमन गांव है, ब्राह्मणों का गांव है, भट्ट लोगों का गांव है, खुद का गांव है। हाँ तो देखिए भट्ट जी आपके ही गांव से पलायन पूरा हो चुका है। घर में कोई रहना नहीं चाह रहा है। यहाँ पर रोजगार तो है नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं। जो खेती थी उस पर सरकार गौर नहीं कर रही है। जो है विशेष करके गांव ब्राह्मणों के खाली हुए हैं।
विशेष करके सही बात। उत्तराखंड में देखा जाए तो। अब जो वृत्ति बाड़ी वाले लोग भी हैं, जो वृत्ति बाड़ी करते हैं, अपनी जजमानी करते हैं, ब्याह शादी करवाते हैं लोग, तो देहरादून में बसे फ़ोन करो वो आ जाते हैं घर में। अच्छा, ये स्थिति है। ठीक है। आपने जैसे बताया कि बकरोड़ा गांव में पलायन नहीं हुआ, रिटायर होने के बाद लोग वहाँ पे गांव पे रहते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा और बकरोड़ा गांव की तरफ चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए, है बहुत ना। बहुत धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं इतना अच्छा खासा मकान जैसे वो बता रहे थे, और आज जीर्णोद्धार की स्थिति, बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ है ये मकान। तो चलिए अब मैं बकरोड़ा चलता हूँ और वहाँ से लोगों से बातचीत करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पे क्या स्थिति है। तो सेमन गांव से, मैं अपने गांव से जैसे ही कुछ दूरी पर बढ़ा हूँ, करीबन 500 मीटर की दूरी पर, तो एक गांव पड़ता है यहाँ पे बकरोड़ा। तो जो बकरोड़ा गांव है वो आज की डेट में काफ़ी आबाद है अन्य गांवों की तुलना में। तो यहाँ पे एक भाई साहब है, उनसे मैं बात करूँगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? स्वागत है आपका। मेरा नाम है हेमंत सिंह चौहान। अच्छा चौहान जी, आप यहीं से हैं बकरोड़ा गाँव से? बिल्कुल बकरोड़ा से ही है। बकरोड़ा से ही है जी। अच्छा चौहान जी, मुझे ये बताइए, जैसे मेरा गांव है वहाँ पे लगभग 90% पलायन हो चुका है। जी, जी। और लगभग सभी मकान जो है वो खंडर या जर्जर स्थिति में है। अभी लोग मकान भी नहीं बना रहे हैं वहाँ पे। बहुत दयनीय स्थिति है मेरे गाँव की। जी, जी। आपके गाँव में मैं देख रहा हूँ काफ़ी आबाद, क्या स्थिति है आप बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे गांव में। जी। और मैं अब स्पेशली अगर अपने गांव की बात करूं, जैसे आप बता रहे हैं कि खंडर हो चुका है, 90% पलायन हो चुका है। थोड़ी सी सुखद बात हमारे गांव की ये है कि हमारे गांव में जो है अभी जो है रिवर्स पलायन की ओर लोगों का ध्यान है। आप देख रहे हैं पूरे भारत में प्रदूषण है, लोग दिल्ली में रिटायर हो रहे हैं। रिटायर होके देखो हमारे गांव में अभी भी बिल्डिंगें बन रही हैं। तो ये अच्छी बात है। और लोगों ने, सबसे अच्छी बात यह है कि जो रिवर्स पलायन करके आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी है, कुछ नौजवान भी है मेरे जैसे, तो उनकी जो फोकस है वो खेती पर भी है। जी जी जी। तो उनका उद्देश्य यही है कि गांव में रहकर, शुद्ध वातावरण में रहकर अपना जो है खेती पे भी ध्यान दिया जाए। और रिवर्स पलायन जो है यहाँ पर रोजगार की जो है संभावना बहुत है। अच्छा चौहान जी, जैसे आप खुद युवा हैं जी। और आपने नहीं सोचा कभी, जिस तरह से यहाँ के लोगों की सोच है कि हम दिल्ली चले जाएं, देहरादून चले जाएं, वहाँ पे थोड़ा बेहतर सुविधाएं हैं, बेहतर लोग, इसी तरह से देखिए, plan ये तो बहुत बड़ी विडंबना है कि पहाड़ के लोग जो है पढ़ने के बाद फिर दिल्ली चले जाते हैं। उनमें से एक मैं भी था। मैंने भी 14 साल अपनी जॉब की है बाहर, और उसके बाद ही मैं यहाँ पर रिवर्स पलायन होके आया हूँ और स्वरोजगार कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हर किसी का अपना रोजगार का तरीका अलग है, मेरा अलग है। मैं सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाता हूँ, वही मेरा स्वरोजगार है। मैंने देखा कि लोगों, आज भी जो सरकारें इतना कुछ योजनाएं लोगों के लिए ला रही हैं, लेकिन उसके बीच में एक लैक है। लैक ये है कि इन्फॉर्मेशन की कमी है। सरकार की जो योजनाएं हैं, आप कृषि में देख लीजिए, उद्यान में देख लीजिए, इवन समाज कल्याण की योजनाएं देख लीजिए। जब मैं यहाँ से आज 6 साल पहले आया, मैंने देखा कि लोग जो है 70 साल के हो गए, उन्हें तब भी पता नहीं कि मुझे पेंशन लगनी चाहिए। लोगों को ये पता नहीं है कि हमें कृषि से, उद्यान से इतनी सब्सिडी पे हमें ये जो कृषि से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है वो मिलते हैं, घेर बाड़ है ये। लेकिन अब धीरे धीरे जागृति आ रही है, थोड़ी थोड़ी बातें फैल रही है, तो लोग थोड़ा सा जागरूक हो रहे हैं। लेकिन अभी भी हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो मेरी एक सलाह है कि अगर सरकार जो है चकबंदी कर दे या कुछ फोर्सफुली कर दे इस काम को, या समूह में भी आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो बहुत अच्छा हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। हमें गॉड गिफ्ट मिला है, एक तो इन्वायरमेंट है और एक हमारी खेती है, जो हमें बहुत आगे ले जा सकती है। हमें थोड़ा सा आगे फोकस करने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है हिमाचल से। हिमाचल से सीखी। इन्होंने, एक चौहान जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से जो गवर्नमेंट की स्कीमें होती हैं वो आम पब्लिक तक वो जागरूकता नहीं पहुंच पाती, वो अवेयरनेस नहीं आ पाती कि यार कि हाँ ये स्कीमें हैं, धरातल पे आप इस पे काम करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं, जैसे कि चौहान जी बता रहे हैं। बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप इवन देख रहे होंगे क्षेत्र में घूम के, जो लोग यहाँ पर रहे, जो युवा रहे, वो उनका काम बहुत अच्छा है जो लोग कर रहे हैं। इवन एक्चुअली क्या है कि अभी लोगों की सोच ये है कि अभी हम करेंगे, सपोज खेती करते हैं और लोगों की मानसिकता ये है कि यार चलो मैंने उगा दिया, मैं इसको बेचूंगा कहाँ। लेकिन इन फ्यूचर देखें ना, जब हमारे पास अभी 16-17 किलोमीटर पे हमारे पास सौर रेलवे स्टेशन होगा, आप सौर पे जाइए, यहाँ से आधा घंटा आपका रिस्केस लगेगा, आपको मार्केट मिलेगा, अपने सामान को बेचने का मार्केट मिलेगा। आपके पास जैम पोर्टल है, आप ऑनलाइन बेच सकते हैं उसे। तो माध्यम बहुत सारे हैं। वही मैं जो कह रहा हूँ ना कि कम्युनिकेशन का गैप है और थोड़ा सा नॉलेज की जो कमी है कि हमें कैसे अपने प्रोडक्ट को जो है मार्केटिंग उसकी करनी है। बाकी होने को सब कुछ हो सकता है।
आप आउटलेट के माध्यम से बेच सकते हैं, सहकारिता के माध्यम से बेच सकते हैं। अभी सरकार ने जो है समूह के माध्यम से जो है रागी को खरीदने की प्रोसेस शुरू की है, आपने देखा होगा। तो आजकल सरकार भी माध्यम बन रही है खरीदने का, तो इसके वजह से जो है ना हमें फोकस करना पड़ेगा। ये हमें हम करने की इच्छा, हमारे इच्छा शक्ति होनी चाहिए कृषि में, क्योंकि हमें मिला क्या है, हमें कृषि तो मिली और एक ये जो वातावरण मिला है यही तो हमें मिला है, तो उसी पे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है चौहान जी, मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मिलूंगा आपसे। अभी एक्चुअली में मुझे आपके गांव में कुछ रिटायर्ड लोगों से मिलना है जो कि एक प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं उत्तराखंड के लोगों के, जो रिटायरमेंट होने के बाद खुद गांव को चुना है उन्होंने, गांव में जीवन यापन करने की उनकी सोच है और रह भी रहे हैं काफ़ी टाइम से। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। बेस्ट ऑफ लक। तो मैं ग्राम पकौड़ा में पहुंच चुका हूं, इस गेट के अंदर एंटर कर रहा हूं और गांव दूर से ही देखने में बहुत ही ज़्यादा आबाद लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ये लग रहा है कि यहाँ पे है इंसान। मेरे गांव की तुलना में आप देख सकते हैं, तो ये काफ़ी चहल पहल यहाँ पे नज़र आ रही है। नीचे बच्चे हैं और रेलिंग वगैरह, बिल्कुल जैसे एक आपको लग रहा है कि आज ये गाँव जीवंत स्थिति में है जैसे पहले था। तो फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूं पकौड़ा गांव में, जिनसे मुझे मिलना था, बेसब्री से इंतज़ार था, पीताम्बर सिंह चौहान जी के घर पे। और उनके गेट पे मैंने एंट्री कर ली है। बड़ा ही खूबसूरत इनका घर है, बिल्कुल पुराने तरीके से बना हुआ है। सर नमस्कार। नमस्कार वरुण जी, आइए। सर बड़ी दिल से और शिद्दत से आपका इंतज़ार था, मिलना था आपसे। स्वागत है आपका पकौड़ा गांव में। जी जी सर, कैसे आप सबसे पहले ये बताइए। बस बिल्कुल ठीक है, चल रही है रिटायर्ड लाइफ। जी अच्छा, मतलब मैं देखता हूँ जैसे मेरा गांव है सेमन गांव, मैं अपने गांव में आया था, मैंने वहाँ पे जब रुका तो प्लान की स्थिति देखकर बड़ा बुरा लगा। रिटायरमेंट के बाद भी हमारे यहाँ तो लोग हैं नहीं, वहाँ पे 2-4 लोग हैं। उसके बाद जब बकौड़ा गांव, आपके गांव के बारे में मैंने सुना कि यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद लोग वापिस आ रहे हैं घर पे, अपना जीवन यापन वहीं पे कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी। मुझे लगा मिलना चाहिए। बहुत सुना मैंने आपके बारे में कि आप थिएटर से भी जुड़े हुए थे और आप रिटायरमेंट के बाद गांव आए हैं और यहाँ पे मतलब एक प्रेरणा के स्रोत बने हैं आप लोग, जितने भी आप गाँव वाले। तो बस इसी वजह से आप लोगों से मिलना चाहता था मैं सर। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी। तो सर कैसा है अभी यहाँ पे दिल्ली में, तो जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ा है और यहाँ पे AQI तो बहुत कम होगा, 600, और यहाँ पे तो 50 और 80 के बीच में रहता है लगभग। उससे भी कम होगा कई बार तो 50 से भी नीचे होता है। खैर वो तो पर्यावरणिक जो डिफरेंस है वो तो है ही है, एनवायरमेंटल। पहली चॉइस तो वही है कि यहाँ पे हमको कम से कम नमस्कार भाभी जी। नमस्कार। जी पानी लीजिए आप प्लीज़। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। जी जी, बैठिए आप। बैठो। तो जो सबसे पहली राहत यहाँ पे मिलती है, तो जैसे हम उत्तराखंड में और ख़ासकर जब पहाड़ों में हम एंटर करते हैं तो हमें महसूस होने लग जाता है कि फेफड़े थोड़ा स्वस्थ हो रहे हैं, फेफड़ों को ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर यहाँ का जो पानी है, हवा है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जी। जो कि शहरों में मुमकिन नहीं है। वहाँ तो फिल्ट्रेशन से ही काम चलता है, यहाँ तो जो जैसा पानी आ रहा है नेचुरल है जो। और अब तो खुशी की बात ये है कि गंगा वाटर हमारे घर पे कनेक्शन आ गया है, तो उससे भी काफ़ी सुविधा हुई है। अच्छा देखिए, जैसे कि लोग यहाँ पे आते हैं ना गांव में, तो दिल्ली की लाइफ या मेट्रो सिटीज़ की लाइफ बहुत फास्ट होती है। तो ऐसे में चौहान जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप गाँव आए हैं, बहुत फास्ट लाइफ होती है वहाँ पे, आपको समय नहीं मिलता और गांव में लाइफ एकदम से ठहर सा जाता है, समय एकदम रुक सा जाता है। तो ऐसे में कई बार बोरियत सी फील होती है। खुद मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कभी आपके साथ भी इस तरीके से होता है? नहीं, वैसे तो जैसे कि आप कह ही रहे हैं कि भाई शहरों की लाइफ तो भाग दौड़ वाली है, आपाधापी वाली है, और सारे इंतज़ाम करने जैसी है कि भाई हमें नौकरी भी करनी है, परिवार भी देखना है, हर चीज़ खुद से करनी होती है। तो अब हम रिटायर्ड हो चुके हैं, यहाँ पे आए हैं, तो जिसको आप कह रहे हैं कि बोरियत या थम सी गई है लाइफ, मैं उसको कहता हूँ कि सुकून वाली लाइफ है जी। कि अब हम सुकून से बैठे हैं। और बाकी जहाँ तक बोर होने की बात है, तो हमने कोशिश की है कि भी अपने लिए साधन जुटाए जाए। अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, दिल्ली में भी हम वही सुविधा भोगी हो ही चुके हैं, तो वही सुविधाएँ मैंने यहाँ गाँव में अपने लिए रखने की कोशिश की है
कि जैसे मैंने वाईफाई लगवा दिया है। अच्छा, वाईफाई टीवी है में। यहाँ पे? हाँ जी, वाईफाई है। देख तो सकते हैं आइए क्या? आइए प्लीज, अरे स्वागत है आपका। नहीं, ये आइए। बड़ी अच्छी बात है कि मैं अब गांव तक आपको- वाईफाई आ गया है। जी। जो डिजिटल इंडिया का सपना था ना नरेंद्र मोदी जी का, वो अगर गांव तक पहुंच रहा है, पहाड़ों तक पहुंच रहा है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए, ताकि क्योंकि- आदमी ना वर्क फ्रॉम होम भी कर सकता है, जो युवा है जी, ना। जी। अब मकान थोड़ा पुराने टाइप का है, जी, जी, बस रेनोवेट किया मैंने। ये देखिए आप, ये BSNL का वाईफाई मैंने लगवाया है। जी जी ये टीवी है, तो इसमें हम पूरा मनोरंजन हो जाता आपके, बल्कि आपके यूट्यूब वीडियोस भी इसी पे हम देखते हैं। अच्छा। नेटफ्लिक्स भी चलता है, जी। यूट्यूब भी चलता है, सभी तरह के जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जी, जी। उनका हम यहाँ पे फ़ायदा उठा रहे हैं। उनसे मतलब बोरियत जैसा कोई सवाल नहीं है। जी, जी। टाइम पास अच्छे से होता है। फिर बीच में हम चौपाल में भी चले जाते हैं, आपने देखा होगा जी, आते हुए। जी, जी, जी। गाँव में बीच में पीपल का पेड़ है, जी, जी। तो वहाँ पे जाते हैं। शाम को इवनिंग वॉक होती है, सुबह मॉर्निंग वॉक होती है, जी। तो समय बीत जाता है। जी, ऐसी जी। कोई बात नहीं है। आइए आप दिखाते हैं आपको कैसे कोशिश की हमने कि थोड़ा सा जी, ठीक ठाक से रहन सहन रखा जाए। जी जी। तो अच्छा, एक चीज और देख रहा हूँ मैं, जिस तरीके से ना बाहर से आपके मकान का स्ट्रक्चर था, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, पुराना वाला मकान। जी। तो मैं कल्पना नहीं कर रहा था कि आपने अंदर से आपका इंटीरियर एकदम आधुनिक तरीके से, जैसे आप दिल्ली, देहरादून, मसूरी या मतलब भारत की किसी भी मेट्रो सिटी में रह रहे हो, जी, जी। बिल्कुल वैसे ही देखने को मिल रहा है। अंदर का सेटअप जो इंटीरियर है आपका, बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल बढ़िया है। मैं एक्चुअली इस मकान को जो है ना सन 2000 से मेंटेन करता हुआ आ रहा हूँ। जी तो ये जो दीवारें हैं पत्थर की हैं, पुरानी दीवारें हैं। मैंने सबसे पहले ये ऊपर से लेंटर डाला, क्योंकि वो जर्जर हो चुका था मकान। फिर बीच में लेंटर डाला, नीचे भी वो फर्श वगैरह डाला, जी। किचन बनाया नीचे, और ये जो है ये वुडन वर्क वगैरह करवा के मैंने इसको रहने लायक बनाया है। जी जी कि ताकि, क्योंकि अब आदत पड़ चुकी है हमें जी 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 लग्जरी की कह लीजिए, या सुविधाओं की कह लीजिए। तो गांव आए हैं तो यहाँ पे लगभग सभी सुविधाएं हैं, सभी हर सुविधाएं तरह की। जी जी, लग्जरी और कंफर्ट नज़र आ रहा है आपके यहाँ पे देख के। और जिस तरीके से आप इंटरनेट वगैरह है, तो नेटफ्लिक्स वगैरह बता रहे हैं, आप देख रहे हैं। फिर ये बेडरूम है, ये बेडरूम है आपका। और ये अभी फिर मैंने अटैच बाथ किया जी इसको। जी, आप बढ़िया बढ़िया, देख सकते एकदम हैं। हाईटेक बना रखा आपने। जो स्ट्रक्चर आदमी देखेगा कल्पना नहीं करेगा आपने इस तरीके से हाईटेक अपना इंतजाम करा हुआ है यहाँ पे। चलिए, मतलब ये समझिए कि अब ये जरूरत है, कि आदत पड़ी हुई है, तो ये जरूरत समझिए इसे हमारी। जी जी और धीरे धीरे उम्र तो बढ़ ही रही है, जी 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 तो उस सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये सारा थोड़ा सा हमने जी, इसको जो भी बेटरमेंट कर सकते थे वो किया है। जी। आइए, तो पहाड़ों में जो है ना सुकून के साथ आज सुविधाएं इस तरीके की हो, तो लाइफ एकदम जीवन सरल सा हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। जी जी। तो अब यहाँ पे भाभी जी जो गुनगुनी धूप है ना, उसमें सब्जी काट रही हैं। तो भाभी जी ये बताइए कि जब भाई साहब ने फैसला लिया था ना हाँ जी, गांव आने का, हाँ जी। तो उस टाइम पे आपकी प्रतिक्रिया कैसी थी? देखिए, ऐसा है कि हम जब यहाँ पे आने का विचार किया था, तो एकदम से नहीं किया हमने भी। तो हम सोच रहे थे कि भाई हम रिटायरमेंट के बाद अपने घर ही जाएंगे। जी और इसलिए जो हमारे वहाँ पे था प्रॉपर्टी वगैरह, हम सब बेच के ही आए हैं। कि एक साल हमने इंतजार किया वैसे जी कि भाई हम जाएं कि ना जाएं। फिर वहाँ का ये पॉल्यूशन भरी जिंदगी देख के हमने कहा कि इससे तो अपना गढ़वाल ही ठीक है हमारा। जी जी फिर हम वहाँ पे आ गए। अब ये देखिए, हम यहाँ पे ताज़ी सब्जी खा रहे हैं, हाँ हाँ ताज़ी निकाल के खाते हैं, हर चीज़ ताज़ी मिल जाती है। जी 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 तो यहाँ पे ये चीज़ों की सुख सुविधा है थोड़ी सी। जी, हालांकि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल और मेहनत बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता। जी, वहाँ पे भी हमें बाजार जाना ही पड़ता जी। है। अब यहाँ से खेत में जाके उठा के लाए हैं, जी और ताज़ी ताज़ी बना के खाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। हाँ जी, तो आपने फैसले से, जो आपने दोनों ने मिलकर फैसला लिया था, आज उससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट बिल्कुल हैं? जी। दोनों के ही फैसले से होता, नहीं तो एक वो कहते, मैं कहती कि भाई मैं वहीं रहूंगी। शुरू में मेरे एक बारी विचार था कि भाई गांव, मतलब मैं नहीं रहूंगी, गांव में नहीं रह पाऊंगी। लेकिन पानी वानी जब ये आ गया, सब सुविधा हो गई। अब इन्होंने भी घर में पूरी सुविधा कर दी हमारे लिए। जी जी तो फिर हमने कहा कि भाई अंदर रह के तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम दिल्ली में हैं कि गांव में हैं। गाँव में बाहर अच्छी धूप है, खिली धूप है, यहाँ बैठे हुए हैं हम। तो इसलिए हमारे को गांव में आना ज़्यादा बेहतर लगा बजाय दिल्ली के। दिल्ली के।
भले शहरों में सुविधाएं हों लेकिन सुकून यहाँ पे, शुद्ध हवा यहाँ पे, शुद्ध बिल्कुल। पानी यहाँ पे और है। क्या बोलते हैं, जो सुविधाएं हैं दिल्ली में थी हमारे पास, जी। ऑलमोस्ट हम सब यहाँ पे अपने पास लेके, मतलब हमने कर लिए, इन्होंने करके दे दी है हाँ। कि भाई हमें किसी चीज की वो ना हो, दिक्कत ना हो। जी जी। तो इसलिए अब हमें कोई रहने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, खुला वातावरण है, सब कुछ और हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है जी। वरुण जी, मैं आपको बताऊं जी कि पूरे उत्तराखंड, पूरा जो उत्तराखंड है वो जहाँ पलायन की मार झेल रहा है, जी हमारे गांव में फिर भी स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। जी। आपने भी देखा होगा आते हैं कि हमारे गांव में अभी भी इस टाइम आपको 65 फैमिली जो रह रही इस वक्त सर्दियों में भी है, जी। और 125 और 150 के बीच में जनसंख्या है हमारी, क्योंकि ये तो छोटे छोटे गांव है, आपको तो पता ही उत्तराखंड जी के। जी जी। फिर भी मतलब 75% लोग हमारे इस वक्त गाँव में रहते हैं, रहते हैं। और यही जनसंख्या और परिवारों की संख्या जो गर्मी के मौसम में 100 तक पहुंच जाती है, जी। और 200 से 250 के बीच में यहाँ पे उस वक्त लोग रहते हैं। जी जी। और मेरे कई ऐसे साथी हैं कि जो रिटायरमेंट के बाद परमानेंटली मेरी ही तरह गांव में शिफ्ट हो चुके हैं, जी। शहरों का माया जाल छोड़ के। उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। जी। और कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो रिटायर्ड हैं, और वो ओकेजनली मतलब गांव आते रहते हैं कि भी कभी शादी ब्याह हो गया आएंगे, उनके मकान हैं यहाँ पर। और कुछ तो ऐसे कि जो समर वैकेशन में आते हैं, जी। और फिर वो अक्टूबर नवंबर तक यहाँ रहते हैं, और जैसे थोड़ा ठंड बढ़ती है तो फिर वो वापस शहर चले जाते हैं। चले जाते हैं। तो इस तरीके से मतलब हमारे पास जो है, जैसे आप कह रहे हैं, समय बिताने का साधन है। अभी शाम को हम चौपाल में बैठते हैं तो 10-20 लोग होते हैं, उस टाइम बातचीत चलती है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उसी चौपाल में तय होता है कि सरकार किसकी बनेगी। अच्छा। हाँ जी, मतलब वहाँ पे चर्चाएं होती हैं। वहाँ भाई हम तो यहीं से तय करेंगे ना, हम गांव में बैठे तो हम तो यहीं से तय करेंगे। तो मैं मतलब यूँ कहना चाह रहा हूँ कि भी वहाँ पे तय होता है कि प्रधान कौन बनेगा। जी जी। अच्छा, ये जो प्रधान हुए, क्षेत्र पंचायत हुए, जिला पंचायत हुए, ये आपके यहाँ से तय होते हैं, मतलब गांव के हर गांव के नेचुरली वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं। डिस्कशन वहाँ पे होते हैं। तो सर वैसे ना पॉलिटिकल भी होते हैं। 2027 में अब स्टेट इलेक्शन होने जा रहा है उत्तराखंड में, चौपाल क्या कहती है आपकी? खैर अभी तो थोड़ा सा समय है, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत जो विचार है, जो मैं देख रहा हूँ हालात पूरे उत्तराखंड के, या जिस तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं, तो मेरा अपना मानना है कि 2027 में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा। जो अभी तक का मूड दिख रहा है, अभी हमारे साथ जो जेनजी जुड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब किसी व्यक्ति के नाम पे वोट पड़ने वाली नहीं है। अब लोग समझदार होंगे, वोटर समझदार होंगे, कौन काम करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन पीछे कितना काम किया, किस तरीके का काम किया, ये सब आकलन करने के बाद जो मुझे लगा वो ये कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर सकता है यहाँ पे। अच्छा, अब इन मुद्दों से हम, जो हमारा मेन मुद्दा था वहाँ थे। सबसे पहले ना सर, आप अपनी थोड़ी सी पृष्ठभूमि हमें बताइएगा, और कैसे आपकी जो किस पृष्ठभूमि से आप जुड़े हुए थे, और कैसे आपका दिल्ली से यहाँ तक का सफ़र रहा? देखिए, ये कि आप भी जानते हो और हम सब आसपास के गांव वाले हैं। ज़्यादा आपका गांव यहाँ से आधा किलोमीटर दूर होगा। हम लोग किसान हैं बेसिकली जी। पहले हम ये खेती बाड़ी किया करते थे पूरी। तो मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो 5वीं तक तो चंडीगढ़ से हुई। मेरे ताऊ जी रहते थे, उनके साथ मैंने 5वीं तक वहाँ पढ़ाई की। फिर 5वीं के बाद मैं यहीं सफदरखाल इंटर कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया, और उससे आगे की पढ़ाई कॉरेस्पॉन्डेंस से हुई जी। तो मैं 18 साल की उम्र में 12वीं पास करके यहाँ से निकला जी। और पिछले साल 18 दिसंबर 2025 को मैं गांव वापस लौटा रिटायरमेंट के बाद जी। 45 साल लगभग मैं बाहर रहा। तो 45 साल के बाद मैं गांव आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे ये लगा कि 45 साल में मैं कहाँ आ गया, क्योंकि मैं हर साल गांव आता था। बल्कि कई साल तो ऐसा होता था कि 2 बार 3 बार भी आना होता था। तो हम गाँव से जुड़े रहे और बचपन यहीं बीता। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जवानी की दहलीज पे मैंने यहीं कदम रखा जी। तो वो पुरानी सारे मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी नई जगह आया हूँ, बल्कि जब शहरों में गया तो वहाँ लगता था कि किसी नई जगह आता है, आ गए हम जी। और हालात ये थे कि जब हम छुट्टी आते थे जी। बच्चों को भी हम लाए, हमारे बच्चों को हम हर साल यहाँ लेकर आए जी। और जब हम छुट्टी आते थे 2 हफ्ते की 3 हफ्ते की, तो जब वापस जाते थे तो थोड़ा मायूस होते थे कि जैसे कोई बेटी मायके से ससुराल जा रही है जी।
क्योंकि वहाँ का जो माहौल, वो जो भीड़ और वो सब देख के, और यहाँ इतने सुकून से हम बैठे हैं, जी। कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, तो वो देख के वो उस टाइम हमको ऐसा लगता है कि जैसे बेटी ससुराल मायके से ससुराल विदा हो रही, तो उसी तरह की मतलब हमारे को ये पीड़ा भावना पीड़ा होती थी, ये इस भावना बात से मैं होती खुद थी। कनेक्ट करता हूँ। हाँ। जब मैं गांव से जाता था वापिस अपने वापसी जो होती है, कार्यस्थली पर दिल्ली देहरादून, हाँ। तो खुद मेरी भी ये भावना होती थी यार, मन नहीं करता था जाने का, आज रुक जाऊं। हाँ, मतलब बहाने करने पड़ते, चल यार एक दिन और एक रुक दिन जाते और हैं, चलो एक दिन और रुक जाते हैं किसी बहाने से, कोई या कभी बोलना नहीं चाहिए पर कभी मेडिकल ले लिया, इस तरीके से। जी तो ये जुड़ाव बचपन से है, बाय बर्थ है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। जी 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 मैं ये अभी मैं आपको नीचे का पोर्शन दिखाता हूँ। जी जी जिस कमरे में, कमरा तो आप बोल रहा हूँ मैं, उस टाइम ओबरा बोला जाता था, जहाँ जानवर रहते थे। जहाँ जानवर रहते थे। तो जहाँ मैं पैदा हुआ, जिस ओबरे में, उसको अब मैंने ठीक करके अपना बेडरूम बना लिया है। जी 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 जो आपने ऊपर बेडरूम देखा होगा वो बच्चों का है। जी जी अब यहाँ नीचे में आपको, अगर आप चाहें तो मैं दिखा दूंगी, किचन है। थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। मैं पहाड़ों से आता हूँ, पहाड़ों में इस तरह के मकान होते थे पहले भी, ऊपर रहने के लिए होता था, है ना चौहान हाँ, जी? ऊपर ऊपर रहने के लिए होता था, और ये नीचे होता था ये मवेशियों के लिए, गाय भैंस बकरी, यहाँ रहते थे, इन्हें ओबरा कहा जाता था हमारी स्थानीय भाषा में, ओबरा। तो इनके ऊपर वाला पोर्शन तो हमने देख लिया जो पहले से ही रहने के लिए रहता था। अब नीचे वाला पोर्शन चौहान जी हमें दिखाने वाले हैं, वो किस तरीके से है? आइए, तो मैंने थोड़ा सा उसमें फेरबदल किया जी कि मतलब किस तरह से जगह को एडजस्ट किया जाए। तो ये जो एक ये ओबरा था, जो इसको मैंने किचन में कन्वर्ट कर दिया। जी, ये आप देखिए। जी तो इसको मैंने ये पूरा वुडन वर्क वगैरह करके, फ्लोरिंग करके, जी जी और उस पूरे ओबरे को मैंने किचन बना दिया। जी जी क्योंकि अब हम 2 ही लोग रहते हैं, तो जगह की तो कमी नहीं है। कमी नहीं है। उधर बगल में मेरे जो ताऊ जी का साथ में मकान है, वो भी हम ही यूज़ करते हैं। जी 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 थोड़ा बहुत उसको भी हमने मेंटेन किया है। तो इस तरीके से ये मैंने अपने लिए जो जितनी भी सुविधाएं मैं जोड़ सकता था, जी जी वो मैंने जोड़ी। जोड़ी है। और ये सामान ज़्यादातर तो हम दिल्ली से ही लेके आए, जो हमारा सामान था वहाँ पे वाइंड अप करके आए हम। जी जी तो सारा सामान हमने जैसे तैसे एडजस्ट किया। जी जी और आप देखिए पूरी, मतलब जो भी किचन में एक सुविधा हो सकती है गांव के किसी किचन में, जी उस तरीके से हमने इसको बनाया है। जी जी। तो गांव के जो ओबरे होते हैं, कभी यहाँ पे मवेशी रहे होंगे, चाहे वो भैंस रही होगी, गाय रही होगी, बकरियां रही होंगी। अब आप कल्पना करिए कितना इसमें बदलाव आया है, कितना बदल चुका है समय। अब वहाँ पे किचन बन चुका है, यहाँ पे पहाड़ों में चिमनी लगी हुई है उस ओबरे में, और पूरा एकदम आपका जो शहरों की तरह होता है ना, आरओ लगा हुआ है, गीजर लगा हुआ है, हर सुविधाओं से पूरी तरीके से लेस है इनका ये किचन। और बाहर से देखने पे नहीं लग रहा होगा, जब ओबरे की बात कर रहे थे ना, देखिए पूरी तरीके से सारी सुविधाओं से लेस है ना चौहान जी लगभग। देखिए ऐसा है कि ये मेरे किचन में, मैं आपको बताऊं तो कम से कम 8 इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं। जी जैसे ये 2 फ्रिज हो गए, जी ये चिमनी है, ये सब बिजली से चलने वाले उपकरणों की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। जी, ये चिमनी हो गई, ये केटल हो गया, जी। ये गीजर हो गया, जी जी और उसके बाद यहाँ पे आइए तो ये हॉट केस है, जी जी इंडक्शन लगा हुआ है, जी। और मोर ओवर ये राइस कुकर लगा हुआ है, जी, फिर जी। मिक्सी है। ये सब सारे इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि और कुछ नहीं होता, हमारी लाइफ थोड़ी सी सुविधाजनक हो जाती है। बस ये हमने कोशिश किया है, ताकि मतलब मेरा मानना ये है कि हमारी धर्मपत्नी को तकलीफ ना हो ज़्यादा, तकलीफ ना हो। वही महसूस करे जो दिल्ली में जो थे, दिल्ली में फील करती वो कंफर्ट यहाँ पे उन्हें मिले, एंड प्लस एनवायरनमेंट, प्लस एनवायरनमेंट, पानी, हवा शुद्ध, और सब चीजें। AQI बेटर, ये सब इस तरह की कोशिश जी जी कर रहे हैं हम दोनों मिलके। जी जी चलिए। उसके अलावा जो मैंने बताया आपको कि जिस ओबरे में मेरा जन्म हुआ था, जी। जो जिसको हम ओबरा कहते हैं, और जो उस वक्त मेरा जहाँ जन्म हुआ, जो मुझे बताया गया मेरे माता पिता द्वारा, जी जी तो वो ये रूम है। जी ये किसी ज़माने में जानवरों के लिए था, जी जी और इसी जगह पे मेरा जन्म हुआ। जी जी। तो ये मैंने अपने लिए, ये शयनगाह मेरी है। अच्छा एक चीज चौहान जी, मैं एक नेगी जी का एक व्लॉग देखता था, मैं नाम भूल गया उनके चैनल का, तो उन्होंने बताया था पहले क्या होता था, पहले हमारे टाइम से भी पहले जो बच्चे वगैरह पैदा होते थे, डिलीवरी होती, तो वो
तो गांव के जो ओबरे होते थे ना, तो वहां पे जो शिशु होता था और वहीं पे 11 दिन या 21 दिन या ऐसे 21 रहते थे। दिन जब तक शुद्ध नहीं हो जाते थे, ऐसा कहा जाता। और नीचे पराली बिछाई जाती थी, धान की पराली, धान की पराली, ताकि ठंड न लगे। ठंड ना लगे। और उस टाइम आप जैसे कि जानते हैं, बिस्तरे नहीं होते थे हम लोगों के पास, और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अब जैसे कि लोग यहाँ से ठंडियों में चले जाते हैं, जी जी, दिल्ली जा रहे हैं, मैं कहता हूँ क्यों जा रहे हो भाई, क्यों जा रहे हैं? इतनी बढ़िया धूप है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, और ऐसा तो है नहीं कि अब आपके पास बिस्तर नहीं है या कपड़े नहीं है पहनने के लिए, अब तो सारी सुविधाएं हैं। तो यहाँ पे मुझे जो सबसे बेहतर जो मौसम लगता है वो ठंड का लगता है, ठंड का लगता है कि गुनगुनी धूप है और गुलाबी ठंड है, उसका जो आनंद है वो यहाँ पे मुझे सबसे बेहतर लगता है। तो ये हमने यहाँ भी टीवी लगा रखा है, क्योंकि अब सर्दी का मौसम है, तो बिस्तर में बैठ के रजाई लेके हम यहाँ पे भी टीवी देख सकते हैं। जी जी, तो ये कोशिश की है। और ये नीचे भी फिर लैट्रिन बाथरूम बनाया है ताकि हर फ्लोर पे अटैच रहे। ये बाथरूम है, इसका टॉयलेट सेपरेट है, ये इंडियन है, ऊपर हमने वेस्टर्न बनाया है। जी जी। तो ये इस तरीके से जैसे छोटी मोटी जो भी सुविधाएं हो सकती, जो क्योंकि टेक्नोलॉजी के चलते है जो जो हमें सुविधाएं मिली है, उनकी हम कोशिश कर रहे हैं कि भी पूरा हम उनका उपयोग करें, फ़ायदा उठाएं। जी, लोगों ने खेत करे हुए हैं। हाँ, बस ये जो आसपास के खेत है, जो घर के आगे पीछे, जी, इतना ही कर पाते हैं। बाकी की जो ज़मीनें हैं वो तो सब लगभग बंजर ही है। जी जी जी, जैसे बाकी गाँव में है। जी, ये आसपास के खेत है, थोड़ा पानी की अगर सुविधा हो जाए तो और कुछ खेतों को किया जा सकता है। किया जा सकता है। हाँ, तो ये अब हम देखिए, ये हम जहाँ जा रहे हैं इसको बोलते हैं हमारे यहाँ मुल्या खोल। अच्छा, मुल्या खोल। हाँ, जब हम उतराई पे उतरते तो वो मुल्या खोल हो जाता है, जब चढ़ाई चढ़ते तो वो मल्या खोल हो जाता है। जी, ये कॉमन सा फैक्टर है यहाँ पे। जी जी। अब ये जिस गली में हम जा रहे थे, आप देख रहे हो दोनों अगल बगल दो मकान है। जी, ये जो हमारे राइट साइड में जो मकान है, ये हमारे साथी हैं वीरेंद्र सिंह चौहान जी, वो भी रिटायर्ड है, और रिटायरमेंट के बाद वो भी रिवर्स प्लान करके गांव में आए हैं, और उन्होंने ये पिछले साल ये बिल्डिंग खड़ी की अपनी, अच्छा खासा पैसा लगाकर। जी जी जी। और अभी वो दोनों मियाँ बीवी घर में रहते। वीरेंद्र सिंह चौहान आजकल कोर्ट ब्लॉक गए हुए हैं। अच्छा, वहाँ पे उनके फुटबॉल के टूर्नामेंट चल रहे हैं। अच्छा, 60 प्लस की हमारी टीम है, वही मैं सोच रहा हूँ। उसमें है वो। अच्छा। और साथ में हमारे YS चौहान जो हमारे सीनियर हैं, वो भी उस टीम में है। तो वो थोड़ा सा आजकल उस वजह से बिजी है। 60 साल की उम्र के लोग के बाद वो फुटबॉल खेल रहे हैं। भैया, ये दिल्ली में संभव था क्या? आप बताइए कमेंट करके। दिल्ली में संभव था? कई सारी ट्रॉफीज लेके आए हैं वो, गोवा से और हल्द्वानी से, और अभी नेपाल जाएंगे कुछ दिनों बाद। जी जी जी। और ये जो मकान है, ये हमारे, आप जानते होंगे शायद इनको, भूतपूर्व प्रधान है हमारे, छोटा भाई है धनवीर सिंह चौहान, ये उनका मकान है। बिल्कुल जानते हैं, धनी भाई को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये आपका गांव है एक हिसाब से। ये आपके राइट साइड में देखिए, कार्यालय ग्राम पंचायत बकरोड़ा जी, ये पंचायत घर। और ये जो पंडाल आप देख रहे हैं, इसके सामने वो काली मंदिर है पीछे, छोटे सा। और इस प्रांगण में हमारे गांव के सारी शादी ब्याह इत्यादि यहीं पर संपन्न होते हैं जी। और इसके अलावा कोई भी कल्चरल फंक्शन हो, बल्कि मैं आपको बताऊं कि यहीं पे मेरी जो पहली फीचर फिल्म थी देखो कुछ है, उसका प्रीमियर हमने यहीं पे करवाया था, प्रज्ञा आर्ट्स थिएटर ग्रुप ने। अच्छा। इसी प्रांगण में उसका प्रीमियर हुआ, वो अभी रिलीज नहीं हुई है। जी जी जी। ये जो हिस्सा है, जो आप पीपल का पेड़ देख रहे हैं जी, ये हमारे गांव की बहुत पुरानी चौपाल है। अच्छा। हाँ, ये समय के साथ साथ इसका रूप बदलता रहा। पहले पत्थर वाली थी जी, छोटी थी। आप बता रहे थे ना, जो त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं वहाँ की राजनीति की यही से तय होती है। नहीं, त्रिस्तरीय क्या, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर भी जी जी, हम लोग यहीं पे डिसाइड करते हैं जी जी जी, कि हमारी तरफ से कौन सी सरकार बनेगी। अच्छा, कौन सी सरकार? यहाँ पे चर्चा होती है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग बैठते होंगे और यहाँ आपस में चर्चाएं करते हैं। जी जी। और ये विष्णु भगवान का मंदिर है बगल में। अच्छा जी जी जी। तो ये हमारा समझिए कि बहुत गर्मियों में सुबह नाश्ता करने से लेके 1 बजे तक हम लोग इसी पीपल की छत्र छाया में बैठे रहते हैं, ठंडी हवा चलती है। अभी तो खैर सर्दियाँ हैं, गर्मियों में भी बिल्कुल एकदम यहाँ पे बढ़िया मौसम रहता है। जी जी जी। अच्छा, एक हिसाब से ना ये सेंटर है आपके गांव का। सेंटर है ये, हार्ट कह सकते हैं हाँ, कि इसके ऊपर हम यहाँ से बहुत प्यारा व्यू दिख रहा है ऊपर मल्या खोल।
ये मल्या खोल है और जो नीचे अभी हम जाएंगे वो बेल्या खोल है जी, या जी, मुल्या खोल है। मूल्या खोल जी। ये तो 2 हिस्सों में डिवाइड है। हालांकि अब तो हमारा गांव काफ़ी फैल गया और जहाँ जहाँ सड़क आ रही है वहाँ भी मकान बनने शुरू हो गए, वहाँ सामने भी मकान बन गए हैं। जी जी जी। तो कंस्ट्रक्शन का मैं आपको बताऊं, पिछले 2 साल से जब मैं गांव में आया जी जी। तो तब से अभी 5वां मकान इस गांव में बन रहा है, जो नया मकान बन रहा है। 4 पहले बन चुके हैं पिछले 2 साल में, जी। जबकि बाकी गाँव की स्थिति कमोवेश बदतर है। बदतर है, लेकिन हमारे गांव की स्थिति ऐसी कि लोग अभी भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन पे, अपने अपने मकानों को दुरुस्त कर रहे जी। हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भी अभी न सही तो रिटायरमेंट के बाद ही सही वापस लौट के अपनी धरती में आ जाएं। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है ये आपके गांव के लोगों का। ये जो आप ये मकान, ये काम चलता हुआ देख रहे हैं अपनी राइट साइड में, जी। ये हमारे गांव के प्रधान जी है, उनकी धर्मपत्नी है श्री गुत्ता सिंह चौहान। अच्छा। आप जानते होंगे उनको। जी जी जी। ये भी रिवर्स प्लान करके आए हैं दिल्ली से। अच्छा। कोरोना के दौरान, कोविड के टाइम। जी। तो अभी कैसा चल रहा है? सब बढ़िया ना? दिल्ली से बेहतर है कि नहीं है? खुश हैं आप लोग? चलिए चौहान जी आगे बढ़ते हैं। ये अभी लंच दिल्ली टाइम है। बेकार है, सही कह रहे हैं आप। वहाँ प्रदूषण ही इतना हो रखा है। अभी लंच टाइम है तो ये हमारे गांव की एक दुकान है, भाई हमारे बड़े भाई हैं दिगंबर सिंह चौहान, वो यहाँ पे दुकान चलाते हैं। तो छोटी मोटी जो भी जरूरत का सामान होता है जी। हमें ऑड आवर्स में यहाँ पे उपलब्ध है। दूध भी मिल जाता है और बाकी सब हर छोटी मोटी जो चीज़ें रोजमर्रा की वो यहाँ पे मिल जाती हैं। और जो यहाँ नहीं मिलती फिर हमें सफदरखाल बाजार जाना पड़ता है। ये हमारे बचपन के साथी हैं। अच्छा, नमस्कार। अगर आप देखिए, ये हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान। जी जी जी। ये वैसे पौड़ी में इनका क्लिनिक है अच्छा और ये कांडई गांव में सेटल्ड है वैसे। अच्छा। वहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी है। जी, जी, जी। लेकिन मूल निवास यहाँ पे है और ये हर हफ्ते यहाँ आते हैं। अरे ये इनकी खूबी, हर सैटरडे को आते हैं और संडे शाम को वापस जाते हैं। जी जी। लेकिन जिस हफ्ते ये नहीं आएंगे तो हम इनको बोल देते भाई आपकी एब्सेंट लग गई है। अच्छा। हाँ, ये हैं वरुण भट्ट सिमन गांव से। वो रोहित भट्ट हैं, इनका यूट्यूब चैनल है। हाँ, यूट्यूब चैनल है। तो ये आज हमारे गांव को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसलिए आए हैं। तो ये डेंटिस्ट हैं पौड़ी में। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। ये बचपन के साथी, हम साथी। चलिए बहुत अच्छा लगा मिलके। आइए। अभी वरुण जी हमारे एक और साथी हैं जो अभी मकान बनवा रहे हैं। उनका जो मकान है वो गांव के बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे है, जो बिल्लिया खोल के। जी। वो भी रिटायर्ड है जी। और अब वो भी रिवर्स प्लान करते हुए यहाँ पे अभी फिलहाल उनका मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है। जी जी। तो अभी चलते हैं हम उनके घर, आपको दिखाते हैं। बाकी ये दाएं बाएं सब भरा पूरा है। देखिए इस घर में तो बकरियां भी है। इधर दिल लीजिए। हाँ, अब ये हैं हमारे साथी दिग्विजय सिंह चौहान जी। अच्छा। ये लग नहीं रहे हैं लेकिन ये रिटायर्ड है। जी जी। इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। नमस्कार सर। हाँ, और ये हैं वरुण भट्ट जी सिमन गांव से। ये रोहित भट्ट हैं, उनके कैमरामैन। जी। ये हमारे गांव को एक्सप्लोर करने आए हैं और ख़ासकर इसलिए आए हैं कि भाई जो रिटायर्ड लोग जो रिवर्स प्लान कर रहे हैं उनको ये कवर कर रहे हैं कि, और आपके विचार जानना चाहेंगे। ये इनका मकान बन रहा है अभी। कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा और फिर ये भी अपना बोरिया बिस्तर लेके बकरौड़ा गांव में पधार जाएंगे। बिल्कुल। क्यों जी, गलत कह रहा हूँ? बहुत टाइम हो गया, 8-9 महीने तो हो ही गए। नहीं, अभी तो मकान बन रहा है ना। लेकिन कैसा लग रहा है? मतलब आपने कहाँ करते थे जॉब पे सबसे पहले? दिल्ली सरकार में था। दिल्ली सरकार में थे और दिल्ली छोड़कर आपने गांव को चुना, सुविधाओं की जगह पहाड़ चुना, क्यों? काफ़ी लंबी सर्विस हो गई थी। शांति की खोज में आया था मैं तो यहाँ, और शांति की खोज के लिए मैंने कहा अपना एक जो है रहने का, रिहाइश का जो है अच्छा बनाया जाए। जी। तो फिर आराम से अपने शांति से योगा भी कर सकते हैं और खेती बाड़ी भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ देख के बड़ा अचंभा होता है कि यहाँ के लोग खेती नहीं कर रहे हैं। बताओ। हाँ। सबसे बड़ी दुख की बात ये है। ये तो एक बड़ी विडंबना है, एक विषम। जबकि इतना पानी इनके गांव में होने के बाद, हर सुविधा होने के बाद भी ये लोग कोई काम ही नहीं करने को तैयार हैं। जी जी। ये बड़ा अफसोस की बात है कि यार इनको कैसे, मैं खुद चाहता हूँ कि इनको जो है प्रोत्साहन दिया जाए कि भाई करो। जी। तो क्या आइडियाज़ हैं आपके पास? की आइडिया यही है कि अगर ये बड़ी खेती है तो इसको छोटे छोटे में घेर के जी उसको करा जाए, चकबंदी की जाए। चकबंदी की जाए, जिसमें कि एक आदमी अगर एक परिवार लगा भी है तो वो आसानी से जो उस खेती बाड़ी को कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सके, पानी की सुविधा उपलब्ध करा सके। जी जी। ये सबसे बढ़िया यहाँ वो सुविधा चाहिए इसकी। जी।
चलिए बढ़िया है, आपने अपने गांव को चुना है रिटायरमेंट के बाद। हाँ, सबसे बड़ी प्रोत्साहन वाली लोगों के लिए तो यही एक मोटिवेट करेगा। दूसरा ये भी सोच रहा था कि अगर गढ़वाल पूरी तरीके से घूमा जाए, हालांकि मैं 2-3 जगह ही घुमा हूँ या मेन मंदिरों में जो आसपास के उन्हीं में गया हूँ। मैं चाहता था कि यार पूरे गढ़वाल को देखा जाए, कोई कैसे कैसे गाँव है, कैसे सुविधाएं हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल आपने कहा, जिन लोगों ने आज भी अपने गांव को जीवित रखा हुआ है, जहां आज भी खेती हो रही है, उन लोगों से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए, है ना। बहुत अच्छी बात आपने करी है ये वाली। बिल्कुल भाई साहब, एक चीज़ बताऊं, जैसे कि ना आपके गांव में मुझे सबसे अच्छी चीज़ पता क्या लगी है, रिटायरमेंट के बाद हर किसी का सपना है कि गांव में जाके रहना है, वहाँ पे जीवन यापन करना है। जी जी। और ये कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड के लिए एक अच्छी बात है, लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि नहीं हमें भी इस तरीके से करना चाहिए। भैया बाहर तो अब शुद्ध हवा रही नहीं, साफ पानी रहा नहीं, तो यहाँ तो मिल रहा है। और हिमाचल में मैंने देखा है, ये बात नोटिस करी कि वहाँ पे आदमी क्लास 1 अधिकारी है, चाहे 4th क्लास में, रिटायरमेंट होने के बाद वो अपने गाँव में आता है, अपनी जड़ों से जुड़ता है। तो वरुण जी, मैंने जैसे पहले भी कहा, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर सरकार यहाँ पे चकबंदी करवा दे जी और पानी की थोड़ी बेहतर सुविधा दे दे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ रिवर्स पलायन होगा। जब यहाँ पर रोजगार मिलेगा लोगों को, ये अपने खेत से अपने एक जगह जो चक मिलेगा उससे जब लोग अनाज उगाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे लोग? क्यों शहरों में रहने को मजबूर रहेंगे लोग? मैंने पहले भी कहा, फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से वही गुजारिश दोहरा रहा हूँ कि कृपया यहाँ चकबंदी करवाइए, पानी की सुविधा दीजिए, तो ये उत्तराखंड, ये पहाड़ फिर से हरे भरे हो सकते हैं। अब देखिए, आप हमारे बाई तरफ ये एक मकान आप देख रहे हैं, ये हमारे जो सीनियर हैं जिन्होंने सबसे पहले रिवर्स पलायन किया है इस गांव में, श्री यादवेंद्र सिंह चौहान जी, और यही हमारे प्रणेता हैं कि जिन्होंने हमको भी प्रेरित किया। ये 2016 में रिटायर हुए और उसके बाद उन्होंने यहाँ ये मकान बनवाया और यहाँ शिफ्ट हो गए। तो अभी वो घर में नहीं, क्योंकि वो भी सबसे पहले यही आए थे जी 2016 में। इसके बाद हम जैसे जैसे रिटायर होते गए हम आते गए। तो ये हमारे पहले सीनियर हैं जिन्होंने हम सबको एक तरह से प्रेरित किया, और फिर हमने भी इनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोग वापस गांव लौट आए। जी, तो फर्क पड़ता है भाई साहब। एक आदमी अगर पहल करे, शुरुआत करे और उससे धरातल पे उतारे, इम्प्लीमेंट करे, तो उसकी देखा देखी ना सब लोग करते हैं, और होना भी चाहिए। और आज अब बकरोड़ा गांव में ये लहर चली है कि रिटायरमेंट के बाद हर कोई अपने गांव में आना चाहता है, गांव में रहना चाहता है। आज बकरोड़ा गांव में ये हो रहा है, तो आने वाले गांव में भी आने वाले टाइम पे ज़रूर होगा। बिल्कुल। तो इसी के साथ आज हमने बकरोड़ा गांव में पीताम्बर सिंह चौहान जी के पास आए थे। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, और बहुत सारी बातों पे चर्चा भी करी हमने कि क्या कुछ रिवर्स प्लान के लिए हो सकता है, और बहुत कुछ समझने को भी मिला। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी आपका। जी धन्यवाद वरुण जी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तो आपने आधा गांव एक्सप्लोर किया है जी। अभी इस गांव में और भी फैमिलीज़ है जो कि आज समय अभाव के कारण हम जहाँ नहीं जा पाए। अभी आपने मेरे ख्याल से 50% ही देखा है। अभी मल्य खोल जिसको हम बोलते हैं, वहाँ तो हम गए ही नहीं हैं। तो वहाँ भी जाएंगे जब भी आपको समय मिले। आपका स्वागत है गांव में, और ताकि आप पूरा गांव अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।